चलो कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है? ये तो आवाज़ एकदम चेंज लग रही है क्लास के, क्यों? कम कर दिया जाए आवाज़ क्या, क्यों? हाँ, आवाज़ सही है कि कम कर दिया जाए, बोलो। अच्छा, आवाज़ तो अब हमारे हाथ में कम करना बेसी करना, क्यों? देख रहे हो, मैं चाहूंगा तो जितना कम कर दूं कितना कम कर, देखो कम हो गया है कि नहीं? अब पहले हाथ में नहीं था कम करना। लड़कों को मोटिवेट करना चाहिए, बताओ तुम लोग के अंदर कि 10 लड़के डेमो लिए होंगे, 10 लड़का में एक भी चेहरा नहीं दिख रहा है, यानी तुम ही लोग कुछ ना कुछ कमी बताए होगे, है कि नहीं? तब टीचर का सपोर्ट करना चाहिए चीज़ें। भाई चलो अब क्या किया जाए कम से कम। हाँ, हाँ, आएंगे सब, अच्छा नए बैच में आएंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं कोई भी बच्चा आया अगर संस्था के बारे में, टीचर के बारे में अच्छा बताओ, संस्था के बारे में अच्छा बताया कि नहीं? टीचर का सपोर्ट किया जाता है, संस्था का सपोर्ट किया जाता है, और तुम लोग पता नहीं क्या हो क्यों। भाई ये टीचर पढ़ने के लिए डाटा होगा और थोड़ी फालतू डाटा। चलो अब क्या बताया जाए, क्या पढ़ा रहे थे, मैं बताओ क्या पढ़ा रहा था? भाग चार पढ़ा रहा था, कल सब लोग आए थे ना, क्यों? कल कितने लोग नहीं आते बोलो? सब लोग आए थे। तुम लोग गधे हो क्यों? मतलब रूम पे सोओगे और क्लास आओगे 10 बजे तुम लोग। चलो थोड़ा तेज लग रही है आवाज़, कोई बात नहीं। चलो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है संविधान का भाग चार, आर्टिकल 36 से 51, जिस टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है संविधान का भाग चार, आर्टिकल 36 से 51 तक। मैंने कल बेसिक चीजें 36 से 51 मैंने आपको आर्टिकल बता दिया था, है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि भूल गया सब, क्यों? चलिए उसको रिवीजन कराने के बाद हम आपको चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बता रहा डियर आपको कि संविधान का भाग चार, आर्टिकल 36 से 51 तक, आप देखेंगे डियर राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। यानी कहने का सेंस डियर कि हमारे संविधान के भाग चार में चौथे चैप्टर में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब बताते हैं कि राज्यों के विधानमंडल, राज्य सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या नियम कानून बनाएंगे, सारी बातें 36 से 51 तक लिख दी है। ऐसी कोई बात ना हो जो 36 से 51 तक ना दी गई। तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? चार में। कहां कहां से आर्टिकल है? 36 से 51। मैंने बताया डियर कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया। यहां से पूछा जाता है डियर कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट किस देश से लिया गया? क्या बताओगे? आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे डियर समाजनिष्ठ होता है, यानी आर्टिकल 36 से 51 तक बने हुए हैं उस समाज के लिए बने, हमारे और आपके लिए बने, इसलिए कहा जाता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे डियर समाजनिष्ठ होता है। इसके बाद बता रहा डियर कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक, कम आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। पूछा जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना? क्या बताओगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसके बाद बता रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो गांधी जी के विचारों पर पड़ा है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे अगर सबसे ज्यादा किसी विद्वान का अगर प्रभाव पड़ा तो उस विद्वान का नाम है गांधी जी। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी विद्वान का पड़ा है तो उस विद्वान का नाम है गांधी जी, है कि नहीं? क्योंकि गांधी जी, मैंने बताया कल कि गांधी जी गांव के बारे में सोचते थे कि अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, शहर का विकास नहीं हो सकता। और डीपीएसपी के मैक्सिमम आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 48 हुआ, आर्टिकल 47 हुआ, आर्टिकल 45 हुआ, आर्टिकल 40 हुआ, ये सब गांधीयन आर्टिकल के नाम से जाने जाता है। इसलिए डीपीएसपी पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसी विद्वान का पड़ा तो किस विद्वान का पड़ा? क्या बताओगे? गांधी जी का, है कि नहीं? तो ये सब 1 घंटा कल बेसिक बताया था, जो कल नहीं आया बस आप इतना जानते रहिएगा कि संविधान के भाग चार में आर्टिकल 36 से 51 तक किसका उल्लेख किया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व समाजनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ, समाजनिष्ठ। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा? गांधी जी विचारों का। इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया। चलो बताओ संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? कहां कहां से आर्टिकल है? और राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना? अच्छा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ होता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा है? गांधी जी का। चलिए अब आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं 36 से 51। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा देगी, आर्टिकल 37 में डीपीएसपी, यानी अब 36 से 51 तक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 में कहा गया राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में कहा गया कि डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। और डीपीएसपी आप देखेंगे वाद योग्य नहीं होता है। यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा। मैंने आपको बताया, आप याद करो यार, आर्टिकल 12 इक्वल टू आर्टिकल 36। यानी आर्टिकल 12 में जो बातें दी गई हैं उस सेम बातें आर्टिकल 36 में दी गई है कि नहीं? यानी आर्टिकल 12 इक्वल टू आर्टिकल 36, आर्टिकल 12 में जो बातें दी गई आर्टिकल
36 में वही बातें दी गई हैं, इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई। मैंने आपको बताया भी था यार कि राज्य का मतलब होता है यार कि वह बॉडी, वह संस्था जिसको कुछ करने का पावर अथॉरिटी, वो अपने आप में क्या है, राज्य है। हम और आप राज नहीं है, जिस दिन केंद्र के अधीन हो जाएंगे, राज्य के अधीन हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अधीन हो जाएंगे, तो हम राज्य के सदस्य रहेंगे डियर। और मैंने बताया डियर कि किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है। मैंने बताया था किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है। पहला बताया था जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र, और चौथा बताया था डियर संपूर्णता। तो बता रहा किसी भी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा संपूर्णता। जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास जनसंख्या भी थी, सरकार भी था, भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन संपूर्णता नहीं थी। ये संपूर्णता कहां निवास करती थी, रानी विक्टोरिया के अंतर्गत। तो संपूर्णता का मतलब बता रहा है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं। यानी संपूर्णता का मतलब बता रहे डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं। और बता दें संपूर्णता कितने प्रकार हैं, 2। पहला आंतरिक संपूर्णता और दूसरा कौन सा संपूर्णता, बाह्य संपूर्णता। आंतरिक संपूर्णता का मतलब बता दें कि हम अपनी कंट्री के अंदर डिसीजन ले सकते हैं, कंट्री के अंदर का डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे 500 नोट 1000 बंद हुआ, 1000 का नोट बंद करना था, तो उसमें कहने की नरेंद्र मोदी जी किसी देश पूछने गए थे, क्योंकि भारत आंतरिक रूप से संपूर्ण है कि नहीं, बताया था आपको। और जब लॉकडाउन करना था देश में एक वैश्विक महामारी को देखते हुए, तो भारत ने संपूर्ण कंट्री को कहने के देश में लॉकडाउन किया था। जब लॉकडाउन करना तो उसमें किसी देश से पूछने गए थे, क्योंकि भारत आंतरिक रूप से संपूर्ण है। और आंतरिक के साथ साथ आप देखेंगे बाय रूस संपूर्ण, यानी हम अंतरराष्ट्रीय संबंध तक डिसीजन ले सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें किसी देश पूछने गए थे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारत आंतरिक के साथ साथ आप देखेंगे बाय रूप संपूर्ण। तो किसी देश और किसी राज्य के लिए मैंने बताया 4 तत्व कौन आवश्यक है, जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संपूर्णता। तो पूछा जाता है कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है, 36। और किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से, क्या बताओगे, जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संपूर्णता। कोई पूछे डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संपूर्णता। संपूर्णता कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन से, आंतरिक और बाह्य। क्लियर हुआ, बोलो भैया। देखो संविधान का आर्टिकल 36 कहता है, 37 कहता है डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी 36 लेकर 51 तक लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जब लागू करेंगे तो वाद योग नहीं होगा, यानी उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी कहने का सेंस है कि 36 से 51 तक लागू करना राज्य का कर्तव्य। जैसे संविधान के आर्टिकल 48 पढ़ोगे तो आर्टिकल 48 में गो हत्या के प्रतिशत के बारे में कहा गया कि राज्य गो हत्या पर रोक लगाने का काम करेगा। वहीं संविधान के आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य शराब को पूर्णतः प्रतिषेध करेगा। और जैसे बिहार में नीतीश सरकार लागू हुई, उन्होंने आर्टिकल 47 को अप्लाई किया, बिहार में सारे शराब खाने बंद हो गए। और जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लागू हुई, उन्होंने आर्टिकल 48 को अप्लाई किया, उत्तर प्रदेश में सारे गो हत्या बंद हो गए। कोई अलग से नियम कानून नहीं लाते रहिए, क्योंकि आर्टिकल 48 में गो हत्या परिषद के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 47 शराब को पूर्णतः परिषद करने की बात की। ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 48 और 47 केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में लागू होगा, हर स्टेट में लागू हो सकता है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अब जब लागू करेंगे तो वाद योग नहीं होगा, उसके खिलाफ आप न्यायालय में आप नहीं जा सकते। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य, क्या बताओगे, 37। और डीपीएसपी वाद योग नहीं होता किस आर्टिकल में, 37। देखो कैसे याद करोगे। पहला आर्टिकल तो राज्य की परिभाषा देता है, देखो कैसे याद करोगे। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। और कितने राज्य क्षेत्र, 28। और टोटल कितने राज्य हैं, 36। और संयोग से आर्टिकल 36 में किसकी बात की गई, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 37 में कहा गया डीपीएसपी लागू करना किसका कर्तव्य है, राज्य का। तो पहला आर्टिकल राज्य की परिभाषा देता है, और नेक्स्ट आर्टिकल इंडिकेट करता है कि डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य। जब लागू करेगी तो वाद योग नहीं होगा। तो 36 और 37 कोई पूछ बता लियोगे, बोलो भैया। तो बताओ किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, कहां कहां से आर्टिकल है, और किस देश से लिया गया है। डीपीएसपी में सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा। डीपीएसपी व्यक्तिनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ होता है। डीपीएसपी का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना। डीपीएसपी किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है। डीपीएसपी के किस आर्टिकल में कहा गया डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। और डीपीएसपी वाद योग नहीं होता, 37 में। 2 आर्टिकल 36 37 क्लियर हुआ, बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आर्टिकल 38। लिखिएगा आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। चलिए डियर हेडिंग डालिए आप लोग, चलिए डालिए हेडिंग। इसका मतलब क्या अभी लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं, ठीक। चलिए लिखिएगा इसके तहत राज्य लिखिएगा इसके तहत राज्य सामाजिक कमा आर्थिक एवं राजनीतिक, इसके तहत राज्य सामाजिक कमा आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। इसके तहत राज्य सामाजिक कमा आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, न्याय की स्थापना करेगा। चलिए अगली लाइन लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा लोक कल्याणकारी सिद्धांत को सर्वप्रथम, लोक कल्याणकारी
सिद्धांत को सर्वप्रथम, अगले लाइन से लिखेगा, लोक कल्याणकारी सिद्धांत को सर्वप्रथम 1943 में, लोक कल्याणकारी सिद्धांत को सर्वप्रथम 1943 में ब्रिटेन में लागू किया गया। लोक कल्याणकारी सिद्धांत को सर्वप्रथम 1943 में ब्रिटेन में लागू किया गया। ब्रिटेन में लागू किया गया। ब्रिटेन में लागू किया गया। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा, लोक कल्याणकारी सिद्धांत का जनक, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, लोक कल्याणकारी सिद्धांत का जनक जेरमी बेंथम को माना जाता है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत का जनक जेरमी बेंथम को माना जाता है। जेरमी बेंथम लिखते क्या, ऐसे लिखेंगे, जेरमी बेंथम को माना जाता है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत का जनक जेरमी बेंथम को माना जाता है। देखो आर्टिकल, ध्यान दो डियर, आर्टिकल 39 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और 39 कैपिटल ए है कि नहीं? इतना आर्टिकल है, लेकिन इसमें 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 39 ए, 39 डी और 39 कैपिटल ए। तो पूरा कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, है कि नहीं? वैसे वनडे देना आपको, आईएएस तो देना नहीं है कि देना आईएएस नहीं देना तब तो वनडे के लिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं 3 आर्टिकल, बात समझ रहे कि नहीं? तो हेडिंग डालेगा 39 से, हेडिंग डालेगा 39 से, हाँ लिखेगा 39 से लिखेगा। चलिए हेडिंग डालेगा 39 से, हेडिंग डालेगा 39 से लिखेगा, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व, हेडिंग डालेगा 39 से लिखेगा, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व, 39 में लिखेगा, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। चलिए लिखेगा यार इसमें, इसके तहत राज्य स्त्री और पुरुष, लिखेगा 39 से लिखेगा, इसके तहत राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को, इसके तहत राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को जीविकोपार्जन के लिए, हाँ जीविकोपार्जन मतलब जीने के लिए, ऐसे लिखेंगे जीविकोपार्जन, इसके तहत राज्य स्त्री और पुरुष दोनों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, कराएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 39 डी, हेडिंग डालिएगा 39 डी, हेडिंग डालिएगा 39 डी, 39 डी में लिखिएगा, इसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को, 39 डी में लिखिएगा, इसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए, इसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा। इसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा। इसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब हेडिंग डालेगा 39 कैपिटल ए, अगला हेडिंग डालेगा 39 कैपिटल ए, यहाँ पे लिखेंगे 39 कैपिटल ए, हेडिंग डालेगा 39 कैपिटल ए, लिखेगा, लिखेगा इस अनुच्छेद को, लिखेगा इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976, इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसके तहत राज्य अपने नागरिकों को, इसके तहत राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट विधिक मतलब कानूनी, यहाँ पे लिखें निःशुल्क विधिक, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत अपने नागरिकों को, राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। चलिए अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 40, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। चलिए डियर लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा इसके तहत राज्य, लिखिएगा इसके तहत राज्य ग्राम पंचायत गठन करने का, इसके तहत ग्राम पंचायत गठन करने का उल्लेख किया गया है। तो सेंटेंस मिलाइएगा,
इसके तहत ग्राम पंचायत के गठन करने का उल्लेख किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत गठन करने का उल्लेख किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत गठन करने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिए डियर, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। इसके तहत राज्य ग्राम पंचायत गठन करने के लिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके तहत राज्य ग्राम पंचायत गठन करने के लिए प्रयास करेगा। इसके तहत राज्य ग्राम पंचायत गठन करने के लिए प्रयास करेगा, प्रयास करेगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए डियर, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा। और नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा। अब हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखिएगा या नोटी नोट, नोट में लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा भारत में सर्वप्रथम, लिखिएगा भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, हाँ 1959 यहाँ पे लिखे हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, हाँ नागौर ऐसे लिखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, यहाँ पे लिखे नागौर, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से, भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, हाँ नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज व्यवस्था को, भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, लागू किया गया। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से, हाँ लिखिएगा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था, लिखिएगा भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। हो गया डियर, चलिए आप समझ लीजिएगा, चलिए आप लिखना बंद करिए, आप समझिए डियर, ठीक। अब इतना आर्टिकल समझिएगा तब क्लियर करते हैं। समझिए डियर, संविधान के आर्टिकल 36 में मैंने बताया राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में बताया डियर, डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद बताया डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होता, योग्य नहीं होता। यानी आर्टिकल 36 और 37 हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो है कि नहीं, बोलो भैया। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 38 में क्या कहा गया समझेगा। संविधान का आर्टिकल 38 में कहा गया राज्य लोक कल्याण कार्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना। यानी संविधान के आर्टिकल 38 में कहा गया राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अगर शाब्दिक अगर सेंस देखा जाए आर्टिकल 38 का, तो आर्टिकल 38 में कहा गया भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, यानी भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। और लोक कल्याणकारी की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1943 में हुई थी। और लोक कल्याणकारी का घर आप कहेंगे देखेंगे तो ब्रिटेन में कहा जाता है। यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 38 कहता है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, और लोक कल्याणकारी का जो घर कहा जाता है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। और लोक कल्याणकारी की शुरुआत होती है 1943 में। और लोक कल्याणकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राज्य सामाजिक, कम आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करना, स्थापना करना। और लोक कल्याणकारी की जो शुरुआत हुई सर्वप्रथम 1943 में, और लोक कल्याणकारी का घर जो इससे कहा जाता है ब्रिटेन को कहा जाता है।
यानी संविधान का आर्टिकल 38 में देखेंगे राज्य लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट होगा। अभिवृद्धि मतलब आगे बढ़ाना, सामाजिक व्यवस्था यानी समाज के लिए, सिस्टम के लिए बनाए रखना, यानी लोक कल्याणकारी को समाज में क्या करना, लागू करना। इसका अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए, है कि नहीं? तो संविधान का आर्टिकल 38 यही कहता है यार कि भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा। यानी संविधान का आर्टिकल 38 कहता है भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। लोक कल्याणकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, सामाजिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। सामाजिक न्याय का मतलब बताया था मैंने कि राज्य धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता रहे। राज्य ऐसा नियम कानून बनाएगा गरीब और अमीर के लिए सबकी इक्वलिटी, समानता हो। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो गांव का प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र अपना मत किसी को दे सकता है, क्योंकि वोट देना विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। और आप देखेंगे लोक कल्याणकारी जो शुरुआत हुई सर्वप्रथम 1943 में हुई थी, और लोक कल्याणकारी का जो घर कहा जाता है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में कहा गया भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा, 38 में। और लोक कल्याणकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और लोक कल्याणकारी का शुरुआत प्रथम कब हुई थी, और लोक कल्याणकारी घर किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को। और लोक कल्याणकारी का जनक देखेंगे जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। यानी लोक कल्याणकारी का जो जनक है वो जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। हाँ जेरेमी, हाँ जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। तो कहने का सेंस है कि जेरेमी बेंथम को कहा जाता है लोक कल्याणकारी का जनक। जेरेमी बेंथम कहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं ऐसा नियम कानून बनाएंगे कि जिससे जनता के हित के लिए हो। जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, ऐसा नियम कानून बनाएंगे, ऐसा नियम कानून बनाएंगे जो 90% जनता उस कानून को सपोर्ट करे। 10% जनता सपोर्ट ना करे तो लोक कल्याणकारी के अंतर्गत आएगा। ऐसा नियम कानून नहीं बनाएंगे केवल 10% 90% जनता उस कानून को विद्रोह करे, केवल 10% जनता उस कानून को सपोर्ट करे, तो लोक कल्याणकारी के अंदर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा, जो संविधान के आर्टिकल 38 में लिखा गया। और लोक कल्याणकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। और लोक कल्याणकारी की शुरुआत हुई थी 1943 में, और लोक कल्याणकारी घर ब्रिटेन को कहा जाता है, और लोक कल्याणकारी का जनक किसे कहा जाता है, जेरेमी बेंथम कहा जाता है। तो पूछा जाता है संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होगा, क्या बताओगे, 38। और लोक कल्याणकारी घर किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को। और लोक कल्याणकारी शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, 19। और लोक कल्याणकारी का जनक किसे कहा जाता है, जेरेमी बेंथम। और लोक कल्याणकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करें। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। जैसे कैसे याद करोगे भैया, समझो। जैसे मान लो प्रश्न पूछ दे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, किस अनुच्छेद में किया गया। अगर प्रश्न पूछ दे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। ऑप्शन दे दे 35, सॉरी ऑप्शन दे दे 37, बी दे दे 38, सी दे दे 40, डी दे दे 42। अभी तो पढ़ो, तुरंत क्लिक कर दोगे 38 में, आग बंद कर, है कि नहीं। मान लो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कई महीने बाद, 1 साल 2 साल भूलने लगे, तो कैसे याद करोगे यार। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, आर्टिकल 38 में लिख किया गया, जो ऑप्शन 38 होगा। देखो ना, देखो लोक कल्याणकारी में ड आ रहा है कि नहीं, लोक कल्याणकारी ड। तो देखना किस ऑप्शन में ड आ रहा है, देखो 37 में आ रहा है नहीं, 40 में आ रहा है नहीं, 42 में आ रहा है नहीं, आर्टिकल 38 में आ रहा है 38 ड, है कि नहीं। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा किस आर्टिकल में, 38 में। इन्हें कहना कि आर्टिकल 18 में आ रहा है, आर्टिकल 28 में आ रहा है, आर्टिकल 48 में आ रहा है, सबका अलग सेंस है कि नहीं। ऐसा नहीं कि गधे जैसे तुम बिना संविधान पढ़ के जाओगे। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंदर पढ़ो, आर्टिकल 28 में कहा कि राजकीय शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन संगठन के बारे में पढ़ोगे। भाई संविधान आप पढ़ के जाओगे, है कि नहीं। तो इस लॉजिक से आप पढ़ोगे, तुरंत क्लिक कराओगे कि डीपीएसपी का एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें आर्टिकल 38 में कहा कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। तो 38 कोई पूछे बता लोगे, तो बताओ किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है, किस आर्टिकल में कहा डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है, डीपीएसपी वाद योग नहीं होता, आर्टिकल 37 में। और किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। लोक कल्याणकारी का जनक किसे कहा जाता है, लोक कल्याणकारी शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, लोक कल्याणकारी घर किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। क्लियर हुआ, चलिए अब समझिएगा। आर्टिकल 38 के बाद आर्टिकल 39, 39 ए बी सी डी एफ कैपिटल ए है कि नहीं। देखो 39 आप देखेंगे स्मॉल ए है, और 39 यानी कि कैपिटल डी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 39 कैपिटल ए इंपॉर्टेंट है। ये 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाया, जो एग्जाम ओरिएंटेड से। इसमें 39 में कहा गया कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व तत्व की बात की गई। आर्टिकल 39 में कहा गया स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए एक समान वेतन प्रदान किया जाएगा। 39 डी में कहा गया। 39 कैपिटल ए को 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया। इसमें कहा गया 39 में कि राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा।
यही संविधान का आर्टिकल 39A है, 39D और 39 कैपिटल ए है। 39 कैपिटल ए में कहा गया राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब होता है कि राज्य अपने नागरिकों को नीति निर्देशक तत्व में अनुसरणी देगा, छूट देगा। और 39A का शाब्दिक सेंस कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष के जीविकोपार्जन के लिए, यानी 39A में कहा गया कि राज्य स्त्री और पुरुष के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। 39A का शाब्दिक सेंस यही कहता है कि स्त्री और पुरुष के जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन तो जीने के लिए, सहारा के लिए, कि राज्य का कर्तव्य है कि उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, समय समय पर रोजगार देगा, योजनाएं देगा, हर प्रकार की सुविधाएं देगा, हमारे संविधान के 39A के तहत। 39A में कहा गया कि राज्य स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, यानी समय समय पर रोजगार देता रहेगा, हमारे संविधान के 39A के तहत। यानी हमारे अंतर, जैसे उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल समझो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। आदित्यनाथ योगी ऐसा नियम कानून बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो स्त्री पुरुष हैं, ऐसा नियम कानून बनाएंगे, समय समय पर रोजगार देंगे, फैक्ट्रियां देंगे, हर प्रकार की सुविधाएं, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे। मतलब तो पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व, यानी स्त्री और पुरुष के लिए राज्य समान जीविकोपार्जन का उपलब्ध कराएगा, क्या बताओगे? 39A के तहत। इसका संविधान को 39D, 39D में कहा गया कि स्त्री और पुरुष के लिए एक कार्य के लिए एक समान वेतन प्रदान किया जाएगा। यानी 39D में कहा गया कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक कार्य के लिए एक समान वेतन प्रदान किया जाएगा। यानी एक समान वेतन मतलब चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर 8 घंटे की काम है प्राइवेट सेक्टर में, अगर पुरुषों की सैलरी 8 घंटे की 15,000 है, तो 15,000 महिलाओं को भी दिया जाएगा। सैलरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर स्त्री आईएएस बनती है, चाहे पुरुष आईएएस बनता है, चाहे कोई भी महिला दरोगा बनती है, चाहे कांस्टेबल बनती है, चाहे पुरुष कांस्टेबल बनता है, चाहे दरोगा बनता है, तो उसके सैलरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसके वेतन में भेदभाव किया जाता है तो संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन माना जाएगा। और आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समय समानता, यानी भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए इक्वल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यही संविधान के आर्टिकल 39D में कहा गया कि राज्य स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए एक समान वेतन प्रदान करेगा, 39D के तहत। तो पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए एक समान वेतन की बात की, क्या बताओगे? 39D के तहत। देखो कैसे याद करोगे, डी से होता है डिवाइड करना और डी से होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, समान, इक्वल, और डिवाइड मतलब अलग करना, यानी समान अलग करना। और स्त्री और पुरुष के लिए एक कार्य के लिए हम एक समान वेतन डिस्ट्रीब्यूट करें और डिवाइड करें, यानी एक समान वेतन हम क्या करें? डिवाइड करें। तो पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए एक समान वेतन यानी कि पुरुष को समान इक्वल डिवाइड किया, क्या बताओगे? 39D के तहत। देखो हमारे संविधान में अगर आर्टिकल लिखा रहता है तो ये 2 बार इंडिकेट करता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया, मान लो यानी कि 18A है स्मॉल, और इसको कैपिटल 18A लिख दिया, तो 18 कैपिटल ए शो करता है कि संविधान में अनुच्छेद कितनी बार है? 2 बार है। तो कैपिटल ए स्मॉल शो ये करता है कि संविधान के अकॉर्डिंग बनाया गया। अगर आप देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत अगर कैपिटल अगर जोड़ा जाए, संविधान बनने के बाद जोड़ा गया, यानी ये आर्टिकल 2 बार है। तो जैसे 39 कैपिटल ए है और 39 स्मॉल ए है, तो 39A तो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया, लेकिन 39 कैपिटल ए आप देखेंगे डियर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कनिक संविधान में जोड़ा गया। 39 कैपिटल ए कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। उसमें आप देखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, गृह मंत्री सरदार सोहन सिंह थे, तो उन्होंने 39A कैपिटल को जोड़ा। बाद में देखा कि 39A था, लेकिन 39A दोबारा उन्होंने जोड़ दिया, कहा कि इसको संविधान में हटाया नहीं जाएगा। इसमें कहा गया कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क मतलब तो फ्री ऑफ कॉस्ट, विधिक मतलब कानूनी। राज्य अपने नागरिकों को यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, हमारे संविधान के आर्टिकल 39A के तहत। तो पूछा जाता है संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, क्या बताओगे? 39A के तहत। जो गरीब निर्धन है, वकील के केस नहीं लड़ पड़े, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनके लिए विशेष सुविधाएं देगा। और हमारे संविधान का आर्टिकल 21 भी आप देखेंगे, यानी कि भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आप इतना जानते रहिएगा कि 39A में जो बात दी गई है कि स्त्री और पुरुष के जीविकोपार्जन के लिए राज्य पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, और 39D में कहा कि स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा, और 39 कैपिटल ए में कहा गया कि स्त्री और पुरुष के समान जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन, 39 कैपिटल ए में कहा गया राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। 39A तो कोई कुछ बता लिया? बोलो भैया। जब तक किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 36 में, है कि नहीं? किस आर्टिकल में डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है? किस आर्टिकल में डीपीएसपी वाद योग नहीं होता? किस आर्टिकल में कहा गया भारत एक लोक कल्याणकारी राज होगा? लोक कल्याणकारी का जनक किसे कहा जाता है? लोक कल्याणकारी की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? लोक कल्याणकारी घर किसे कहा जाता है? लोक कल्याणकारी की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? 1943 में। लोक कल्याणकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यार? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत राज्य अपने नागरिकों को कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक प्रदान करेगा? किस आर्टिकल में स्त्री और पुरुष के समान जीविकोपार्जन की बात की गई है? अच्छा, किस आर्टिकल के तहत स्त्री और पुरुष के एक कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है? किस आर्टिकल के तहत कहा गया राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा? 39 कैपिटल ए। क्लियर हुआ? चलो अब समझो। इसके बाद आप देखेंगे 39 कैपिटल ए के बाद आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में आप देखेंगे ग्राम पंचायत
के गठन का उल्लेख किया गया। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन करने का प्रयास करेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत गठन करने की बात की, क्या बताओगे आर्टिकल 40 के तहत? यानी राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो ग्राम पंचायत गठन करने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ोगे डियर संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ए टू 243 ओ, जिसमें पंचायत को लेकर जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और पहली पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। यानी पहली पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। और भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। तो पूछा जाता है कि पहली पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के किस जिले में हुई थी? नागौर जिले में। भारत का दूसरा राज्य कौन सा जहां संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? और किस डेट को लागू किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को। देखो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के अच्छे अच्छे आर्टिकल आप करेंगे विधिवत तरीके से याद करेंगे। क्या डियर? गलत लिखवा दें क्या? क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ तो लिखवाएं तो है 11 अक्टूबर, यहाँ पे तो लिखा है पहली पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में थी। ये 11 है जी, 11 है, गलत गधे हो तुम लोग। क्यों 11 है? ये अक्टूबर है, ये 59 है। क्यों तुम लोग की आई प्रॉब्लम हो गई है? ठीक, सेव अनार संतरा खाओ, तुम लोग खत्म हो गए हो अब। क्यों शादी होगी बीबी छोड़ के भाग जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इतना स्पष्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है इसको। क्यों? देखो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित एक ट्रिक बताएंगे, तेरी पंचायत कराऊंगा, तेरी पंचायत कराऊंगा। यानी पंचायती राज व्यवस्था संबंधित ट्रिक है तेरी पंचायत। ये बहुत यूनिक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप फाइंड आउट कर जाओगे। जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, देखो 73वां संविधान संशोधन है, आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 1957 है, बलवंत राय मेहता है, और त्रिस्तरीय है। और आप देखेंगे डियर संविधान का भाग 9 है। ये सब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण डियर, जब आगे पढ़ाएंगे इस चीज को हम आपको अवगत कराएंगे। यानी ट्रिक है तेरी पंचायत कराऊंगा, है कि नहीं? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, है कि नहीं? यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या बताओगे? 73वां। और संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया। यानी हमारे संविधान का भाग 9 चैप्टर है जिसमें पंचायत का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 243 पढ़ोगे जिसमें ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया। तो पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है जिसमें ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया, क्या बताओगे? 243 में। आप देखेंगे बलवंत राम मेहता एक ऐसी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। तो पूछा जाता है कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित, क्या बताओगे? बलवंत राम मेहता समिति। और पूछा जाता है बलवंत राम मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। देखो 1957 में बता रहा है, बलवंत बता रहा है, और 1957 किससे संबंधित है? पंचायत से। पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय भारत में लागू, बताओगे? त्रिस्तरीय, है कि नहीं? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगा, क्षेत्र स्तर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर, और त्रिस्तरीय कब से लागू? पंचायत से। पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? 1993 में, है कि नहीं? 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो कैसे याद करोगे? 1973 में आप देखेंगे 13 में 3 आ रहा है, और 73 में 3 आ रहा है। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? पंचायत से। और भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। देखो 13 में 3 आ रहा है, 43 में 3 आ रहा है। 243 किससे संबंधित है? पंचायत से। देखो 57 में तो आ रहा है, 13 में तो आ रहा है, और 59 किससे संबंधित है? पंचायत से। देखो बलवंत में तो आ रहा है कि नहीं? बलवंत में भी तो आ रहा है, 13 में तो आ रहा है, और बलवंत राम मेहता किससे संबंधित है? पंचायत से। देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत के राज्य में लागू किया गया। देखो त्रिस्तरीय में तो आ रहा है, 13 में तो आ रहा है, और त्रिस्तरीय किससे संबंधित है? पंचायत से। और 1993 पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। देखो 13 में 3 आ रहा है, 73 में 3 आ रहा है, और 1993 किससे संबंधित है? पंचायत से। अब जैसे एग्जाम पे आया तुरंत तेरी तेरी कैन क्लिक करोगे, तुरंत ऑब्जेक्टिव कर लेगा कि नहीं? ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे उस चीज को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तो नोट कर लो ताकि भूले ना। ठीक, आगे तो पढ़ाएंगे। ठीक, लिखो तेरी पंचायत कराऊंगा, ऐसे 73वां भाग 9 भाग 243 को नोट करके पंचायत इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक, चलिए नोट करिएगा। नमस्ते।
चलो डियर, क्या हुआ जी? तुम लोग गधे हो क्या जी? क्यों बैठो, क्लास कहाँ छूटी है? कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चों का प्यार है, कोई बात नहीं। चलो लिखो आर्टिकल 41, इसको नोट कर लिया आप लोग? तुम लोग एकदम 2 मिनट नहीं बजेगा तुम लोग कूदने लगोगे, तुम लोग क्यों, गजब हालत है। चलो लिखो आर्टिकल 41, लिख लो आर्टिकल 41 लिखो। तुम लोग पता ही नहीं चलता दिमाग में क्या हो। लिखो आर्टिकल 41, लिखो आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, चलिए लिखिएगा कुछ दशाओं में काम शिक्षा, एजुकेशन यहाँ पे लिखें, कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। लिखिएगा आर्टिकल 41 में इसके तहत कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलो तो आर्टिकल 40 देखो कैसे याद करोगे। आर्टिकल 40 को बहुत याद करने का सिंपल ट्रिक है। आर्टिकल 40 में आप देखेंगे कहीं मुस्लिम धर्म में पिता वो क्या बोलते, अली और कासिम की स्टोरी सुनोगे कि नहीं? अली और कासिम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। अली गांव में अपने जीविकोपार्जन करने के आप किसानी करता था। इस लॉजिक से याद करिए कि अली बाबा 40 चोर, और चोरी कहाँ करता था? गांव में। और आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। तो आर्टिकल 40 से कोई कुछ बता लिया होगे? तो बताओ किस भाग में राजकीय नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? किस भाग में राजकीय नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? भाग 4 में। और कहाँ कहाँ से आर्टिकल है और किस देश से लिया गया है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा? राजकीय नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ होता है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजकीय नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य पूछा जाएगा किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? डीपीएसपी, किस आर्टिकल में डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य है? किस आर्टिकल में डीपीएसपी के अंतर्गत आगे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा? अच्छा, लोक कल्याणकारी का जनक किसे कहा जाता है? जर्मन। लोक कल्याणकारी की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? 1943 में। और लोक कल्याणकारी घर किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत के अंतर्गत एक स्त्री और पुरुष के लिए एक कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा? 39। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत गठन करने की बात की गई है? 40 के तहत। क्लियर हुआ? चलो तो 40 तक याद करना, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। ठीक, टाइम हो गया।